हेलो बच्चों, मैं हूं आप सभी के टॉपर भैया और स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 11th के अकाउंटेंसी यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं लेखाक्रम, उसका मॉडल सेट नंबर 1 बहुत ही मेहनत के साथ तैयार करके ले आ चुके हैं। क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था कि आप कॉमर्स का भी मॉडल सेट दीजिए, कॉमर्स का भी मॉडल सेट दीजिए। आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आपके हर एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल सेट देने वाले। बस आपको करना क्या है, आपको बहुत ज़्यादा अपना प्यार बनाए रखना है इसी तरह से, और अधिक से अधिक दोस्तों को जो है उस चैनल के साथ जोड़ना है ताकि हम भी आपके लिए दिन रात मेहनत कर सकें और आपका एग्जाम बहुत ही झकास हो सके। ठीक है, तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देन के रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हमारा पूरा मॉडल पेपर जो होने वाला है वो बाइलिंगुअल होने वाला है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में बताएंगे, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हमारे सामने देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे, दोनों में समझाएंगे। ठीक है, कहता है कि द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समरिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू नाउ द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड। कहने का मतलब जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस यानी प्रक्रिया किसका, तो रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का और समरिंग करने का, किसके लिए, तो ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन यानी सभी प्रकार के बिजनेस के लेन देन के लिए। तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पुस्त पालन यानी कि बुक कीपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुस्त पालन यानी कि बुक कीपिंग। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहता है कैश गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपेरिएटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या है कि जो बिजनेसमैन होता है, एक तरह के जो बिजनेसमैन होता है वो क्या करता है, वो कैश गुड्स और एसेट पर इन्वेस्ट करता है, यानी कि उस पर खर्च करता है, यानी कि निवेश की गई नकदी, माल और संपत्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, तो हम लोग उसको बोलते हैं पूंजी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन। कहने का मतलब क्या है कि जो भारतीय यानी कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो इसका सही आंसर होगा 1949 यानी 1949, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत सिंपल कि ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शन ओनली। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यापार होता है, व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर की जाती है। ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये लाइन जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है या फिर गलत हुआ है, तो ये जो लिखा हुआ है गलत लिखा हुआ है। व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर नहीं दी जाती है ना, यानी कि जो डिस्काउंट होता है वो सिर्फ क्रेडिट ट्रांजेक्शन पर नहीं मिलता है, बाकी चीज़ों पर भी मिलता है। यानी ये जो कथन है वो क्या फॉल्स है, यानी कि गलत है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या बोलता है कि जनरली अन अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम, पीरियड्स स्टार्ट फ्रॉम। कहने का मतलब क्या है कि जनरल यानी कि आमतौर पर एक लेखा की जो अवधि होती है वो कब से शुरू होती है ना, जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो कब से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे लिखा है, देख सकते हैं यहाँ पे 1 जनवरी ऑफ द ईयर, यानी कि साल की पहली जनवरी में, साल की पहली फरवरी में, साल की पहली मार्च में, यहाँ होना चाहिए साल के पहली अप्रैल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 अप्रैल ऑफ द ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा 5वां का, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूड। कहने का मतलब जो फिक्स एसेट्स होता है वो किस में शामिल होता है, यानी कि जो अचल संपत्ति होता है उसको हम लोग किस में रखते हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भूमि, यानी कि लैंड। लैंड में हम लोग रखते हैं ना, भूमि को हम लोग जो रखते हैं वो अचल संपत्ति में हम लोग शामिल रखते हैं, अचल संपत्ति यानी फिक्स्ड एसेट्स के रूप में। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां नंबर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, देख सकते हैं, कहता है करेंट असेट्स इंक्लूड, यानी कि जो चालू संपत्ति होता है उसको हम लोग किस में शामिल करते हैं, जो करेंट असेट्स होते हैं उसको हम लोग किस में रखते हैं, तो करेंट असेट्स को हम लोग रखते हैं आपके बैंक में नकदी, यानी कि कैश एट बैंक में, है ना। तो हम लोग करेंट असेट को कहाँ रखते हैं, बैंक में नकदी के रूप में, यानी कैश एट बैंक के रूप में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा बताना है चारों में से कि कौन सा हमारा एक्सपेंस नहीं है, यानी कि खर्च नहीं है। व्यय यानी होता है खर्च नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फर्नीचर खाता, यानी कि फर्नीचर अकाउंट जो होता है वो हमारा व्यय नहीं है। व्यय नहीं कहने का मतलब कि वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन आपका बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि द अमाउंट ड्रॉ बाय बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज इज। कहने का मतलब कि जो व्यवसाय वाले लोग होते हैं, यानी कि जो बिजनेसमैन होते हैं, उसके द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए
आहरित राशि है, यानी कि जो निजी उपयोग के लिए जो उसकी आहरित राशि होती है, आहरित राशि यानी जो उसके पर्सनल यूज़ के लिए जो अमाउंट ड्रावन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग नगद बोलते हैं, वेतन बोलते हैं, आहरण बोलते हैं, या फिर ऋण बोलते हैं। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आहरण, यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइविंग सी बोलते हैं ना। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, आपको जैसे लग रहा हो कि नहीं हिंदी इंग्लिश दोनों में हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके हमें बोल सकते हैं कि भैया हमें हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है या फिर इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं आपको कि पूरा बायलिंगुअल बताएं, यानी हिंदी वालों को भी 100% समझ में आ जाएगा, इंग्लिश वालों को भी 100%। ठीक है, तो हम पूरा समझा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्या बोलता है? पहले हम इंग्लिश पढ़ते हैं फिर हिंदी पढ़ते हैं, दोनों समझ में आएगा। ठीक है, बोलता था कॉन्सेप्ट डैट अ बिजनेस interferes will not be sold or liquidated in the near future is known as। कहने का मतलब समझिए कि जो कॉन्सेप्ट होता है किसका? तो बिजनेस इंटरफेयर का, यानी कि एक वह अवधारणा कि निकट भविष्य में एक व्यवसाय उद्यम को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा डैश के रूप में जाना जाता है। यानी कि भविष्य में जो कोई भी व्यवसाय वाले लोग होंगे उसके उद्यम को कभी भी बेचा नहीं जाएगा, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? यानी कि कभी भी उसको सॉल्ड और लिक्विडेटेड नहीं हम लोग कर सकते हैं फ्यूचर में, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं चालू व्यय की अवधारणा, यानी गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज, यानी कि जो बकाया खाता होता है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होता है, उसको हम लोग किस में शामिल करते हैं? तो उसको हम लोग जो शामिल करते हैं वो कहते हैं हम लोग व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, यानी कि जो अकाउंटिंग का लैंग्वेज होता है, यानी जो लेखांकन की भाषा होती है वो कौन सी होती है? तो लेखांकन की बहुत प्यारी सी भाषा होती है और उस भाषा को हम लोग बोलते हैं बिजनेस, यानी कि व्यापार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोलता है? कहता है कैश एट बैंक कम्स अंडर विच अकाउंट, यानी कि जो बैंक में कैश होता है, यानी बैंक में जो नगद होता है, उसको हम लोग किस खाते के तहत में आता है, यानी किस खाते में हम लोग उसको, कहने का मतलब हम लोग शामिल करते हैं। तो हम लोग जो बैंक में नगद होता है, यानी जो कैश होता है बैंक में, उसको हम लोग रखते हैं व्यक्तिगत खाता, यानी कि पर्सनल अकाउंट में। किस में रखते हैं? पर्सनल अकाउंट, यानी ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा वो हमारा सही हो जाएगा। अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है कि द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज, यानी कि जो बुक कीपिंग के फादर थे उसे हम लोग मतलब कौन थे? कहने का मतलब कि जो पुस्तक पालन के जन्मदाता हम लोग किसे बोला जाता है, यानी जो बुक कीपिंग है उसके जनक के नाम से, उसके फादर के नाम से हम लोग किसको जानते हैं? तो इसके जो फादर थे बुक कीपिंग के वो थे आपके लुकास पेसियोली, यानी कि लुकास पेसियोली। हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, कहता है कि व्हेन was the first book on book keeping and accountancy got published, यानी कि सबसे पहले जो बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी था वो कब पब्लिश हुआ था, यानी जो पुस्तकालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक जो थी वो कब प्रकाशित की गई थी? तो जो पहला बुक कीपिंग यानी कि पुस्तकालन और लेखांकन था, यानी कि जो पहला बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी था वो जो आपका पब्लिश हुआ था वो हुआ था आपका 1494 में, यानी 1494 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है फिक्स एसेट्स इंक्लूड, यानी कि जो फिक्स एसेट होता है वो किसमें शामिल होता है, यानी कि जो अस्थायी संपत्ति होती है वो किसमें हम लोग शामिल रखते हैं अस्थायी संपत्ति को? तो हम लोग उसको रखते हैं फर्नीचर में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम है। ठीक है, आप समझ जाइएगा इतना। चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, क्या बोलता है यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है कि द ऑब्लिगेशन ऑफ अन इंटरपियर्स अदर देन ऑनर फंड्स इज नॉन एज। कहने का मतलब क्या है कि जो स्वामित्व कोष के अलावे संस्था के दायित्वों को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि हम लोग जो ऑब्लिगेशन ऑफ अन इंटरपियर होता है उसके अदर देन ऑनर फंड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग जानते हैं दायित्व के नाम से, यानी कि लायबिलिटीज़ के नाम से, है ना। क्या किसके नाम से जानते हैं? लायबिलिटीज़ के नाम से, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कहता है कि ट्रांजैक्शन मीन, यानी कि लेन देन का क्या अर्थ होता है? ट्रांजैक्शन का मीनिंग क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन का मीनिंग होता है कि माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, है ना, यानी किसी भी चीज़ को
जैसे कोई काम कर रहा है हमारे यहाँ तो हम लोग उसको पैसा दे रहे हैं, तो यही है लेन देन, है ना। यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन टर्म ऑफ मनी। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हो। जैसे आप घर बनवा रहे हैं तो हम मिस्त्री आया, आपको सेवा प्रदान किया, फिर आप बदले में उसको क्या दिए, पैसा दिए, तो इसी चीज़ को हम लोग लेन देन बोलते हैं। अब सपोज कीजिएगा कि आप किसी से अपने दोस्त को बोलें कि मुझे 100 रुपया दो, फिर आपको उसको 100 रुपया लौटा दिए, तो इस चीज़ को लेन देन हम लोग नहीं बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं कर्जा, एक तरह से समझ लीजिए, है ना। या फिर उसको बोल सकते हैं कि उससे हम लोग पैसा लिए, उधारी लिए, है ना, उसको हम लोग लेन देन नहीं बोलेंगे। लेन देन किसको बोलेंगे, जैसे कि हम लेने बाजार गए, वहाँ से हम लोग सब्जी खरीदें और सब्जी खरीदने के बदले उसको पैसा दिए, तो इस चीज़ को हम लोग लेन देन बोलेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि ऑल दोज टू हुम बिजनेस ऑन्स मनी आर कॉल्ड। कहने का मतलब क्या है कि उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। यानी कि जो बिजनेस ऑन्स मनी होता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं लेनदार। क्या बोलते हैं, लेनदार, यानी क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। यानी कि जो धन व्यवसाय को रखता है उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स बोलते हैं। इसमें आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपका 20वां नंबर। कहता है कि अनदर टर्म यूज फॉर एक्सपेंस इज। यानी कि जो एक्सपेंस का जो अनदर वर्ड होता है, एक तरह से कहने का मतलब व्यय के लिए प्रयुक्त अन शब्द क्या है। यानी कि जो अनदर टर्म है, अनदर वर्ड है किसके लिए, एक्सपेंस के लिए, उसे हम लोग किस और नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायर कॉस्ट, यानी कि समाप्त लागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समाप्त लागत। यानी एक्सपेंस का एक और नाम क्या है, एक्सपायर्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है, यानी समाप्त लागत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इज अ। यानी कि जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट होता है वो क्या एक तरह का क्या होता है, यानी कि जो प्राप्य बिल एक तरह का क्या होता है, यानी कि उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्राप्त बिल को, यानी कि बिल रिसीवेबल को हम लोग जानते हैं आपके वास्तविक खाता, यानी कि रियल अकाउंट के नाम से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज कॉल्ड। यानी कि जो बिल का एक्सेप्टर होता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं कि बिल स्वीकार करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं। कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वीकर्ता, यानी कि ड्राइवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ड्राइवी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि आप बिल ऑफ, क्या बोलता है देख सकते हैं यहाँ पे, कहता है आप बिल ऑफ एक्सचेंजेस, है ना, कि यानी कि जो एक्सचेंज करने का जो बिल होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी विनिमय बिल है। यानी कि इन चारों में से कौन एक विनिमय बिल है, विनिमय बिल यानी कि एक एक्सचेंज बिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक आदेश, यानी कि अन ऑर्डर जो है वो क्या है हमारा, एक तरह का एक्सचेंज बिल है। क्या है, एक्सचेंज बिल, यानी कि एक विनिमय बिल है। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो तो चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। और वो क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि द पार्टीज ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज आर। यानी कि विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं, यानी विनिमय बिल के जो पक्षकार कौन होते हैं, यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके पार्टीज कौन होते हैं, उसके पैर्टीज कौन होते हैं, यानी उसके पक्षकार कौन होते हैं। इसको हिंदी बोलते हैं पक्षकार कौन होते हैं। तो उसके जो पक्षकार होते हैं, यानी कि उसके जो पार्टीज होते हैं उसको हम लोग, वो कौन होते हैं, तो आपके इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। यानी कि जो लेखक, यानी ड्राइवर, ड्राइवी और तय, यानी कि जो स्वीकर्ता, लेखक, प्राप्तकर्ता, ये सभी जो होते हैं वो विनिमय बिल के पक्षकार होते हैं, यानी कि एक्सचेंज बिल के वो पार्टीज होते हैं, यानी सब हकदार होते हैं, एक तरह से बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अच्छा से समझ में आ रहा है आपको तो कम से कम एक लाइक जरूर कर दीजिएगा कि नहीं हमको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। देखिए आप हिंदी इंग्लिश है, कोई भी किसी भी शब्द से हम ऑलराउंडर है, आप टेंशन नहीं लीजिए। जब तक आपका ये भाई है आपको जरा सा भी एग्जाम से डरने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देख सकते हैं, कहता है कि नोटिंग चार्जेस आर पेड बाय द होल्डर ऑफ बिल बट इट इज रिकवर्ड फ्रॉम। क्या बोल रहा है, आराम से समझिए। क्या बोलता है कि जो नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है परंतु इसे वसूला जाता है। यानी कि नोटिंग व्यय का भुगतान बिल के धारक द्वारा किया जाता है, यानी जो नोटिंग व्यय होता है उसका भुगतान कौन करता है, बिल के धारक, परंतु उसको वसूला किसके द्वारा जाता है, यानी कि जो नोटिंग चार्ज होता है वो पेड किसके द्वारा किया जाता है, होल्डर ऑफ द बिल के द्वारा, लेकिन उसको रिकवर्ड किसके द्वारा किया जाता है, तो उसको हम लोग जो रिकवर्ड करते हैं, यानी कि जो उसको वसूली करता है वो कौन करता है, स्वीकर्ता करता है, यानी कि ड्राइवी के द्वारा क्या किया जाता है,
तो उस बिल का रिकवर किया जाता है। किस बिल का? तो नोटिंग चार्ज जो पेड करता है होल्डर, उस बिल का भुगतान वसूलता कौन है? तो उसको वसूलता है ड्राइव यानी कि स्वीकर्ता। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं इसको? चलिए अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, कहता है कि ट्रेडिंग अकाउंट इज यानी कि जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो एक तरह का क्या होता है? यानी कि व्यापार खाता को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं नाम मात्र खाता, यानी कि नॉमिनल अकाउंट। क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए एक इस तरह का क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में 40 क्वेश्चन का मॉडल सेट रहेगा आपका, फाइनल एग्जाम में भी रहेगा, एक फाइनल पेपर भी आपका 40 क्वेश्चन का रहेगा और उसमें से कम 2 न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन 100% रहेगा। ठीक है, और जैसा हम लेंगे 100% हूबहू रहेगा, डिजिट चेंज हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरा क्वेश्चन ही चेंज करेगा, वैसा कभी नहीं होता है। ठीक है, अगला क्या बोलता है? देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलता है? कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट, इट रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल ऑन कॉस्ट ऑफ गॉड्स रुपीज इज 1,20,000। समझिए क्या बोल रहा है। कहता है कि हमको कैलकुलेट करना बोल रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करने बोल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। हिंदी में समझाएंगे, थोड़ा समझिए। हम लोग कैलकुलेट करने क्या बोल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है कि हमको सकल लाभ को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। कब? जब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 20% है ना, यानी कि जब विक्रय पर सकल लाभ की दर कितनी है? 20%। तब हमें बोल रहा है कि इसको हम लोग ऑन सेल ऑन कॉस्ट ऑफ गॉड्स इज इतना रुपीज़। तब क्या बोल रहा है कि हम लोग वस्तु की जो लागत है वो कितना 1,20,000 हो, तब हमें बताना है कि सकल लाभ कितना होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो यानी कि हम लोग को कुल मिला के ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोल रहा है, जब रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% है और जो सेल ऑफ कॉस्ट गॉड्स है वो 1,20,000 है। तो हमें क्या कैलकुलेट करने पड़ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट, यानी कि सकल लाभ को हमें ज्ञात करने पड़ रहा है। कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे? तो इसका आपको पता होगा कि सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट, हम लोग जीपी लिख देते हैं डायरेक्ट। जो ग्रॉस प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है आपको डायरेक्ट याद रखना है, हम लोग लिखते हैं लाभ प्रतिशत, है ना, यानी कि सकल लाभ का दर कितना है ना। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में लिखते हैं लाभ प्रतिशत, ठीक है, और लाभ प्रतिशत, और उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 100 से, क्योंकि जहाँ पे प्रतिशत आता है वहाँ पे हमारा 100 का आना जरूरी है। और फिर इसको इंटू करते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स से, यानी कि वस्तु की लागत से। तो वस्तु की लागत है 1,20,000। कितना है? 1,20,000। ठीक है, ऊपर में प्रतिशत है वो 20 है, नीचे में है 100। तो काटेंगे तो देखिए 20 एकम 20 और 20 पचे 100, कितना आ जाएगा? नीचे 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 5 से इसको काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, देखिए यहाँ डायरेक्ट कट जाएगा। देखिए 5 दूनी 10, यहाँ तक बचा 2 और 20, तो 5 चौके 20। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। अब 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो बैठा दीजिए, यानी कुल मिला के आपका आ गया 24,000, है ना। यानी जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया, यानी कि जो सकल लाभ आया वो कितना आ गया आपका? 24,000। तो 24,000 जो हमारा है ऑप्शन नंबर ए है। तो 27 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? नहीं है, बहुत अच्छा से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन तो धरती में और कुछ हो ही नहीं सकता। अगला क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे कहता है कि कैरीज एंड फ्रैट ऑफ गुड्स परचेज इज सो इन। कहने का मतलब क्या है कि क्रय की गई माल पर ढुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है। यानी कि जो हम लोग किसी भी चीज़ को खरीद के लाते हैं, यानी हम लोग जो किसी भी चीज़ को परचेज करके लाते हैं, यानी गुड्स को हम लोग जो परचेज करते हैं, फिर परचेज करने के दौरान क्या करते हैं? उसको हम लोग ढुलाई करते हैं और भाड़ा भी देते हैं। यानी कि हम लोग क्या करते हैं? उसको कैरीज भी करते हैं और हम लोग उसको क्या बोलते हैं? फ्राइट भी करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग किस चीज़ से हम लोग दिखाते हैं? तो उस चीज़ को हम लोग जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं व्यापार खाता में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? सो चलिए अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन क्या बोलता है कि द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल अकाउंट इज टू अस्क्रेटन। कहने का मतलब क्या है कि जो वित्तीय विवरण होता है या फिर अंतिम खातों का उद्देश्य ज्ञात करना क्या कहलाता है ना। यानी द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होता है वो मेन पर्पस जो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो क्या होता है? मेन उद्देश्य क्या होता है? तो मेन उद्देश्य जो होता है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, यानी कि वित्तीय विवरणों का, अंतिम खातों का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है आपका लाभ या हानि तथा वित्तीय स्थिति, यानी प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि फाइनल अकाउंट
कहने का मतलब इन चारों में से जो फाइनल अकाउंट होता है वो क्या करता है, यानी अंतिम खाता है। इन चारों में से अंतिम खाता कौन है, फाइनल अकाउंट कौन है। तो इन चारों में से जो आपका फाइनल अकाउंट होगा वो हो जाएगा खाते विवरण, यानी अकाउंट एंड स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फाइनल अकाउंट, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हैं। कहता है मशीन पर ह्रास डैश तिथि से शुरू हो जाता है, यानी कि क्या बोलता है, डिप्रेसिएशन ऑन मशीन स्टार्ट्स फ्रॉम दी डेट, यानी कि जो मशीन डेड होने लगता है एक तरह से, वो कब से स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इसके उपयोग में लाए जाने की, यानी इट इज़ पुट टू यूज़, यानी कि जब हम लोग मशीन को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं उसी चीज़ से उसका ह्रास होना, यानी उसी चीज़ से उसका डिप्रेसिएशन होना क्या हो जाता है, तो चालू हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है, किस चीज़ को खरीद के लाएंगे तो ह्रास होने यानी घटने कब लगेगा, कमज़ोर होने कब से लगेगा, जब उसको यूज़ करेंगे ना, धरा रहेगा तब नया ना रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है कि कहता है इंस्टेड ऑफ बी अकाउंट इज एन एरर ऑफ, समझिए क्या बोल रहा है। कहता है जो बा के खाते की जगह आ के खाते को डेबिट करने, सॉरी यहाँ से क्वेश्चन क्या बोलता है कि डेबिटिंग आ अकाउंट या फिर ए अकाउंट बोल सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बी अकाउंट इज एन एरर ऑफ, यानी जो डेबिटिंग होता है ए अकाउंट के जगह कौन सा अकाउंट, आपका बी अकाउंट। तो इसमें जो एरर आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि जो बा के खाते की जगह आ के खाते को डेबिट करने की गलती को हम लोग किस प्रकार की गलती के नाम से जानते हैं। तो उस प्रकार की जो हम लोग गलती होती है उसे हम लोग जानते हैं आपका सिद्धांत की, किससे जानते हैं, सिद्धांत की से, यानी कि प्रिंसिपल से जानते हैं ना, यानी कि उस जो गलती होता है एरर आता है उसको हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल के नाम से। किसके नाम से जानते हैं, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत के नाम से। इसमें आ रहा क्या बोलना चाह रहे सो, यानी 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। कहता है राम को 500 की बिक्री की खनौती उसके खाते में 50 रुपये की गई जिससे प्रभावित होगा। कहने का मतलब सेल टू राम ₹500 पोस्टेड टू हिज अकाउंट RS 50 रुपीज़ वुड अफेक्ट। कहने का मतलब कि जो राम का खाता है, राम का क्या है, एक तरह से खाता है, उसमें से 500 की जगह मात्र 50 रुपया दिखाया जा रहा है, तो उससे कौन प्रभावित होगा, है ना, उस पर उससे कौन इफेक्ट, किस पर उसका इफेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं कि उससे कौन प्रभावित होगा, तो उससे कौन प्रभावित होगा, तो राम का खाता प्रभावित होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि राम्स अकाउंट उससे क्या होगा, अफेक्ट होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या कहता है। कहता है कि 10,000 यानी 10,000 स्पेंड ऑन रिपेयर टू अ मशीन विल बी टर्न अस। कहने का मतलब कि कोई मशीन है उस पर हम लोग खर्च करते हैं 10,000, तो मशीन विल बी ट्रीटेड अस, है ना। तो मशीन जो हो जाएगा उसको मशीन पर जो हम लोग 10,000 खर्च करेंगे उसको हम लोग किस रूप से ट्रीट करेंगे, यानी उसको हम लोग किस रूप से जानेंगे। यानी देख सकते हैं यहाँ पे एक मशीन की मरम्मत में 10,000 खर्च होता है, यानी व्यय होता है, उसको हम लोग माना जाएगा, यानी कि उसको हम लोग क्या माना जाएगा, किसी मशीन में हम लोग 10,000 खर्च करते हैं तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, है ना। तो उस चीज़ को हम लोग क्या मानेंगे, उस चीज़ को हम लोग मानेंगे आयगत व्यय, यानी कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या बोलेंगे उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या बोलता है, इफ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट इज 25% देन प्रॉफिट ऑन नेट सेल विल बी। कहने का मतलब क्या है, यानी कि यदि लागत पर लाभ हो रहा है 25%, यानी किसी चीज़ को हम खरीद रहे हैं तो कितना हमें लाभ हो रहा है 25%, तो कहता है कि हम लोग जब उसको बेचेंगे यानी उसको विक्रय करेंगे तब हमें उस पर कितना लाभ होगा। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लागत पर लाभ प्रतिशत है वो कितना है, 25% है। ठीक है, अब हमको बोल रहा है कि हम लोग किसी चीज़ को बेचें तो हमें कितना लाभ होगा। अब समझिए कि हम लोग सपोज करते हैं कि किसी भी चीज़ को जो मूल्य था वो था 100 रुपया, है ना, यानी कि हम लोग किसी भी चीज़ को खरीदने गए तो उसका मूल्य कितना है, 100 रुपया है। अब हमको 100 रुपया तो उसमें 25% बचत हो रहा है, कितना हो रहा है, बचत हो रहा है, यानी कि 100 का 25% निकालेंगे, क्योंकि हमें 100 रुपया रेट था तो 25% का लाभ हुआ खरीदे तो हमें 100 का 25% निकालेंगे, तो 100 का 25% जाहिर सी बात है कि 25 ही आएगा, है ना। यानी कि उसका जो कुल लागत हो जाएगा, यानी हम लोग कुल उसको जो बेचेंगे वो कितना में बेचेंगे, 125 रुपये में, है कि नहीं, कितना में बेचेंगे, 125 रुपये में। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं। यानी कि सपोज किए हम लोग कि किसी भी हम लोग जैसे खरीदने गए दुकान, ठीक है, सपोज करते हैं क्या खरीदने गए हम लोग, सपोज कीजिए कि हम लोग चावल खरीदने गए, है ना, तो हम लोग मान लेते हैं 3 kg चावल लिए, तो उसमें से हमको 25% फायदा हुआ, यानी कि 25% फायदा हुआ तो 100 रुपया मान लेते हैं उसका चावल का दाम था। अब चावल का दाम था 100 रुपया, तो उसमें हमको बचत हुआ 25% का, यानी चावल का कुल रेट कितना होगा, 125,
कुल रेट चावल का कितना होगा 125। तो उसी तरीके से कुल मूल्य उसका कितना होगा 125, और उसमें से हमको फायदा कितना हुआ 25। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको दिए मात्र 100 रुपया, तो हमको 25 रुपया बचा कि नहीं। तो बस ये हुआ हमारा बचत कितना है 25 रुपया, और उसका लागत कितना है 100 रुपया, और हम लोग उसको बेचे कितना 125 रुपये में। कुछ समझ में आया क्या बोलना चाह रहे हैं सो? लेकिन हमको बोल रहा है कि बताइए कि हम लोग जब उसको बेचें तो हमको कितना फायदा होगा। हम जब उसको बेचें तो हमको कितना प्रतिशत फायदा होगा। तो यहाँ पे लाभ है हमारा कितना 25 रुपया, कितना है 25 रुपया। उसका विक्रय मूल्य है यानी कि जो उसको बेचे है ना, यानी उसको जो नेट सेल किए वो कितना है हमारा 125 रुपया। कितना है 125 रुपया। अब इसका प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो इसका प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा लाभ कितना है 25 रुपया, और हमारा विक्रय मूल्य उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है 125 रुपया, यानी हम लोग उसको जो बेचे, जो हमारा सेल प्राइस है वो कितना है 125 रुपीज़, और इसको प्रतिशत में निकालने के लिए हमेशा हम लोग इंटू करते हैं 100 से। आपको पता ही होगा 25 से कम 25, और 25 बचे कितना हो जाएगा 125। ठीक है, अब इसको काटेंगे 5 से कम 5 और 5 20 100, यानी आ जाएगा हमारा 20%। ठीक है, तो हमारा जो नेट सेल पर जो हमारा प्रॉफिट होगा वो कितना हो जाएगा 20%, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आया कैसे हम बनाए। चलिए, तो इसको हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन जो आपका है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, कहता है कि एक्सट्रैक्ट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑन अ पार्टिकुलर डेट इज। कहने का मतलब क्या बोल रहा है कि एक तिथि विशेष पर सभी संपत्ति और दायित्व का सारांश है ना, वो सारांश क्या है हमारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 36 नंबर का हो जाएगा आर्थिक चिट्ठा यानी बिजनेस शीट। बिजनेस शीट जो है वही हमारा एसेट और लायबिलिटीज़ का क्या है, तो एक विशेष यानी कि एक पार्टिकुलर डेट है। इसमें आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं। सो चलिए अगला क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन बचा है। कहता है कि आगे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन अ फाइनल अकाउंट, यानी कि हम लोग फाइनल अकाउंट में इन चारों में से किसे यूज़ करेंगे। फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो अंतिम खाते में हम लोग इन चारों में से किसे शामिल करेंगे, तो अंतिम खाते में हम लोग शामिल करेंगे सभी को, है ना, उपयुक्त सभी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि जो हमारा व्यापारिक खाता होता है यानी ट्रेडिंग अकाउंट, वो भी हमारा फाइनल अकाउंट में ही आता है। जो हमारा लाभ और हानि वाला यानी लॉस एंड प्रॉफिट अकाउंट होता है वो भी हमारा फाइनल अकाउंट आता है, और आर्थिक चिट्ठा और यानी कि बैलेंस शीट ये तो फाइनल अकाउंट है ही है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कुल मिला के आपके एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चन जो रहेगा उपयुक्त सभी रहेगा, यानी ऑल ऑफ देज रहेगा। 3 क्वेश्चन में 99.9% संभावना है कि ऑल ऑफ देज ही आंसर होगा। आपका नसीब ही खराब हो सकता है, तब हो सकता है कि ऑल ऑफ देज ना हो के कोई और हो, लेकिन जैक ऐसा कभी आज तक नहीं किया है। लगभग क्वेश्चन क्या कि हर एक क्वेश्चन का ऑल ऑफ देज है, तो ऑल ऑफ देज ही सही होता है। ठीक है, चलिए तो यही हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, कहता है एवरी एडजस्टमेंट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट एट। कहने का मतलब प्रत्येक एडजस्टमेंट जो होता है यानी कि प्रत्येक समायोजन का जो लेखा होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, है ना। यानी कि एवरी एडजस्टमेंट जो रिक्वायर होता है वो ट्रीटमेंट उसका कहाँ होना चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट कहाँ होना चाहिए। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक स्थानीय पर यानी 1 प्लेस पर, या फिर 2 प्लेस पर, या कहता है मोर देन 2 प्लेस पर, या फिर नन ऑफ अबव, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 स्थानों पर यानी 2 प्लेस, है ना, 2 प्लेस पर यानी 2 प्लेस पर किसी भी समायोजन का लेखा होना चाहिए। लेखा आप समझिए मीनिंग क्या बोल रहा है, जैसे हम लोग कहीं किसी भी चीज़ का सामान खरीदने गए, ठीक है, अब जैसे घर बना रहे हैं तो बहुत सारा सामान आएगा, जैसे छड़ आएगा, गिट्टी आएगा, बालू आएगा, है ना, ईंटा आएगा। अब खरीदने गए तो हमें क्या देता है, वो बिल बना के देता है। बिल बना के देता है, आप देखे होंगे कि उसके नीचे एक रखता है वो कार्बन कॉपी, है ना, कार्बन कॉपी, जिससे नीचे छप जाता है कि क्या क्या लिखा। तो क्या होता है कि एक लिस्ट हमें वो देता है और एक हमारा लिस्ट वो अपने पास रखता है ना। तब होता क्या है कि दुर्भाग्य से जैसे हम उसको पैसा दे दिए और वो नहीं चढ़ाया, है ना, तो हम अपना में चढ़वा लेंगे ना, और हम हो सकता है अपना में भूल गया वो चढ़ाने। अब वो बोलेगा कि नहीं तुम पैसा नहीं दियो, तो हम अपना वाला लिस्ट दिखा देंगे कि नहीं हम दिए हैं, है ना। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि हम जैसे घर आए और जैसे चीठा रखे थे, हम लोग मान लेते पैंट में रखे थे, और क्या हुआ कि किसी कारणवश माँ उसको दी धो, ठीक है, अब धो देगी तो क्या हो जाएगा, गीला हो जाएगा, यानी कि हमारा जो जितना सारा लिस्ट होगा वो खराब हो जाएगा। अब खराब हो जाएगा तो हम लोग कैसे जानेंगे कितना हम दिए थे पैसा, कितना नहीं दिए थे। तो हम लोग वहाँ जाएंगे कि मेरा लिस्ट जो है वो खो गया, फिर कहीं मतलब गुम हो गया, आप दिखाइए कि हम क्या क्या खरीदे थे और कितना पैसा दिए, है ना। यानी किसी भी चीज़ का जो समायोजन होना चाहिए, एडजस्टमेंट होना चाहिए, किसी भी चीज़ का प्रत्येक समायोजन का लेखा वो कम से कम 2 जगह पर तो होना ही चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। अब इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, हम तो एक एग्जाम्पल लिए, ठीक है। चलिए अब 2 क्वेश्चन बचा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने देख सकते हैं। कहता है कि इन क्लोजिंग स्टॉक इज सो इन
ट्रायल बैलेंस देन इट विल बी शो इन। क्या कहता है कि यदि अंतिम रहता लटपट से दिखाया गया है तो दिखाया जाएगा। तो यह किससे दिखाया जाएगा, यानी कि जो अंतिम यानी कि जो लास्ट बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस जो होता है, उस चीज़ को हम लोग किस चीज़ से दिखाया जा सकता है, तो उस चीज़ को हम लोग दिखाएंगे किससे, आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। ठीक है, जो भी हमारा ट्रायल बैलेंस होता है, कितना बैलेंस है, तो वो कहाँ शो करेगा हमारा, तो वो हमारा करेगा आर्थिक चिट्ठा में यानी बैलेंस शीट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए लास्ट वन क्वेश्चन है आपके सामने, देख सकते हैं। कहता है कि प्रीपेड रेंट इज सो अज, यानी जो प्रीपेड रेंट होता है यानी पूर्व दत्त किराया डैश के रूप में दिखाया जाता है। यानी जो हमारा प्रीपेड रेंट होता है उसे हम लोग कहाँ दिखाते हैं, कहाँ शो करता है वो, तो वो जो हमारा शो करता है वो हमारा करता है चालू संपत्ति में यानी करेंट एसेट में हमारा वो शो करता है। कौन, प्रीपेड रेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको मॉडल स्टेट कैसा लगा तो कमेंट में जरूर बताएं, और आगे की मॉडल स्टेट के लिए वेट करें। हमारे चैनल को पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आगे की अपडेट आपको सभी मिलता रहेगा। यदि आप चाहते हैं इसका PDF भी मिले तो इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के जो है लिंक उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ पे जुड़ जाइए, आपको हर एक PDF और चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी।